हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम 5 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हम पूरे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लेके आए हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 तक हम 47 नंबर क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव के करा चुके हैं। अगर आप हमें पहले से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि 47 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग 7-8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस से रिलेटेड हम 100-110 क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं, जो कंफर्म है कि आपके पूरे सिलेबस में अगर आप इन 100-110 क्वेश्चन जो भी हैं उनको आप अगर तैयार कर लेंगे और अच्छे से फार्मूला रिवाइज कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं, मैं श्योरली ये बात कह सकता हूँ कि 20 एबव आप क्वेश्चन करके आएंगे एग्ज़ाम में, ये मेरा दावा है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 का। चूँकि 47 नंबर तक हो चुका है तो 48 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से आपको वाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 48 दिखाई दे रहा होगा। 0 to π/2 साइन क्यूब x कास x dx, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस पे ध्यान देते हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि जब यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगी हो इंटीग्रेशन में, तो हमारा काम क्या होता है कि इसमें पहले हम लोग इंटीग्रेट पहले करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसमें पुट करेंगे। तो पहले हम लोग काम क्या करते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम साइन क्यूब एक्स कास एक्स लिखा है तो वही हमारा काम चलेगा। अभी आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप छोड़ दीजिए, अभी समझ लीजिए नहीं लिखा है। पहले आप इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन जब हो जाए तो फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना है। यहाँ पर आप सिंपली अगर करना होता तो क्या करते, साइन एक्स को आप टी मान लें। साइन एक्स को क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। जिसको हम टी मानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये आप सभी लोग जानते होंगे, इससे लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया है। तो ये हो गया कास एक्स। देखिए, इसमें से हमने इस फंक्शन में से माना और इसका भला हो गया। ठीक, ये तो काम हो गया। लेकिन जो ये डिफिनिट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन की जो होता है क्वेश्चन, उसमें अगर किसी को कुछ माना जाता है तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो लिमिट यहाँ से चेंज होगी। अब आप देखिए, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा तो हमें डायरेक्टली जितना कम हमें काम करना पड़े उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी x चल रहा था, x के सापेक्ष हमें समाकलन करना था, तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। जब x का मान यहाँ पर 0 है तब चेक करना है t का मान क्या होगा। x की जगह आप 0 रखिए, साइन 0, और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 होता है, यानी t का मान भी 0 होगा। और x का मान अगर हम π/2 रखेंगे तो t का मान क्या आएगा, x की जगह आप π/2 रखिए, तो साइन π/2 यानी कि साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, यानी t का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो जब x का मान 0 था तो t का मान भी 0 ही आया है, और जब x का मान π/2 था तब t का मान कितना आया है, 1 आया है। साइन क्यूब x यानी कि साइन x को हमने t माना तो ये हो जाएगा t क्यूब, और कास x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इसको आप करिए इंटीग्रेट। साइन t क्यूब का कितना होता है, t की पावर 4/4, ये हो गया। अब हमें लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो सिर्फ ध्यान, हमें डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन की पहचान क्या होती है, जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट लगी हो उसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, यानी कि निश्चित समाकलन बोलते हैं। और जिसमें जब हमें निश्चित समाकलन में कुछ मानना पड़ता है तो लिमिट भी हमारी चेंज होती है, तो लिमिट हमने चेंज कर दिया, फिर सिंपली हमने इंटीग्रेट किया है। अब वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए, t का मान पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, t की जगह 1 रखेंगे, तो भैया 1 रखोगे 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही होगा, और बटे में 4 लिखा है। फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो t की जगह जब 0 रखेंगे तो 0/4 का मतलब 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर इसका जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में इसको रफ कर दें आप, इसको एक कॉपी पे अच्छी सी नोट्स बना लीजिए और बना के इसको अच्छे से एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 0 to π/2 1 - cos 2x
dx। इसकी वैल्यू बताना है कि क्या आएगी इस डिफिनिट इंटीग्रल की। तो पहले हम लोग इसको अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। cos 2x का ऐसा फार्मूला लगा दें, क्योंकि cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें 3 तो बड़ा पॉपुलर है। cos 2x का एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर ऐसा cos 2x का लगाना है फार्मूला जिससे ये 1 क्या हो जाए, कट जाए। तो देखिए इसमें मानने वाली कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो ये 1 माइनस, अगर हम लगा दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये वाला लगा दें हम, तो इससे क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1 जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस है तो इसे कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 0 टू π/2 अंडर रूट। ध्यान से देखिए, अब ये हम आपको समझाने के लिए इतना बाकायदा प्रोसेस लिख रहे हैं, वरना आप डायरेक्ट सोचते कि 1 माइनस 1 ये कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, 2 तो बाहर आ नहीं पाएगा। हालांकि इसको हम लोग अलग अलग अगर लिखना चाहें यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए इतना हम लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है। देखिए अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हट जाएगा। अंडर रूट 2 तो इसका कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। और साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का होता है, इंटीग्रेशन करना है तो साइन एक्स का होता है माइनस कास एक्स, तो माइनस लिख दिया बाहर, कास एक्स आया, और जो हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है वो लिख दिया, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर कर दिया, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब रखिए यहाँ से वैल्यू माइनस रूट 2 कास, पहले हम x की जगह क्या रखेंगे, π/2, तो कास हो जाएगा π/2। कास π/2 का मान डायरेक्ट लिख दें हम, कास π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। माइनस लगाते हैं फिर इसके बाद देखिए जब x की जगह हम 0 पुट करिए, 0 लिखा है, जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कास 0, और कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 0 माइनस 1 का मतलब -1, और -1 का माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 2। इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि हम अपने कोर्स का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस कोर्स का लगभग हम लोग आधा पहुंच चुके हैं। लगभग क्या, नियर अबाउट हम लोग आधा पहुंच चुके हैं। हाफ सिलेबस समाप्त हो चुका है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। साइन एक्स प्लस कास एक्स dx, इस चीज़ को आप ध्यान समझिएगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 अच्छे से देखा होगा तो उसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताई थी, और प्रॉपर्टी में 4th नंबर जो प्रॉपर्टी बताई थी वो कहा था बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कब कर पाते हैं, जब लोअर लिमिट क्या होती है, 0 होती है। अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कैसे हम लोग फील कर पाएंगे कि हाँ अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा। पहली बात तो डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट लगी हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पर 0 आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, तभी उस प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे, ये उसकी खासियत होती है। तीसरी चीज़ ये है, यहाँ पर जो चीज़ नीचे लिखी हो वो 2 बार लिखी हो, मतलब 2 चीज़ें हो, tan x प्लस काट एक्स लिखा हो, sin x प्लस कास एक्स लिखा हो, और ऊपर 1 लोग लिखे हों। तब आप सोचिए कि अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे, ऐसा कब लगाएंगे हम, जब जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है उसमें 2 चीज़ें लिखी हो, प्लस या माइनस में। मोस्टली प्लस में ही होता है, प्लस में लिखा हो sin x प्लस कास एक्स, tan x प्लस काट एक्स, sec x प्लस cosec x, और उन्हीं में से कोई 1 लोग ऊपर लिखे हों, तब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की 4th प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल 4th प्रॉपर्टी क्या बताया था, थोड़ा समझिएगा। जो लोग लास्ट लेक्चर नहीं देखे उनके लिए हम बता रहे हैं। हमने बताया था कि वो आप ऐसे ही लिख लें, और जहाँ पर x दिखाई दे उसकी जगह आप लिखेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स। यदि कास लिखा है, x की जगह क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस एक्स, और यही काम नीचे वाले के साथ होगा। साइन x की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट यानी कि π/2 है माइनस एक्स, प्लस कास अपर लिमिट माइनस एक्स dx। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 0 टू π/2, कास 90 अंश माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी कि साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कास एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स। सभी लोग जानते हैं 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है।
इसको हम आई मान के चलते हैं। ऐसे केस में इसको हम लोग आई जरूर लिखते हैं, हालांकि सब में आई बराबर कह सकते हैं, लेकिन इसमें तो आई लिखना ही पड़ेगा। जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, ये क्वेश्चन था। जो अभी आया है वो ये आया है, और इन दोनों को हम 1 और 2 नाम दे दें और इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दें। जब भी फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो जो भी आएगा जब हम अप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड जो भी आएगा उनको हमें ऐड करना होता है। तो भैया ऐड जब करते हैं तो लेफ्ट और लेफ्ट को ऐड कर देंगे, राइट राइट को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट और लेफ्ट को ऐड करेंगे तो आई और आई मिलके कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। लिमिट इसमें भी 0 π/2 है, यहाँ 0 π/2, तो यानी सेम रहेगी 0 से π/2। अब इसके बाद क्या करना है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो दोनों का देखिए हर क्या है, समान है, और जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin x प्लस cos x, और नीचे भी कितना लिखा है, sin x प्लस cos x, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, और जब कटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए, इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो दोनों का हर क्या है, समान है, और जब हर समान होता है तो अंश और अंश आपस में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, ऊपर हो गया, और बटे में sin x प्लस cos x लिखा ही है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, 1 dx। और जानते हैं कि जब 1 dx का करते हैं तो क्या आता है, x आता है, और x पे हम लिमिट अप्लाई कर दें। तो पहले हमें अपर लिमिट रखना है, तो ये π/2 x की जगह -0, तो ये हो गया 2i बराबर π/2 -0 लिखो चाहे ना लिखो, और इस 2 को उधर भेज देंगे तो i बराबर हो जाएगा π/4। यानी कि इंटीग्रेशन जो i था, जिसको हम i मान के चले थे, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। इसलिए हमने 2 को उधर भेज दिया है, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने पूरे को i माना था और i की वैल्यू ही बताना था, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो इसमें चेक करते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आप एक जगह किसी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो देखते हैं, इंटीग्रेशन वाली जो यूनिट थी वो पूरी यूनिट समाप्त हो चुकी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के बन सकते थे वो हमने आपको बता दिया है। इंटीग्रेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप क्लियर कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी हमारी है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं सर्किल चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। आप सर्किल के बारे में हम आपको जो जो क्वेश्चंस बताएंगे, इससे रिलेटेड जो फार्मूले होंगे वो हम आपको साथ साथ में क्वेश्चन के बताते रहेंगे। स्पेशली अलग से आपको हम फार्मूले डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मिलेगा उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला रहेगा वो हम आपको डिस्कस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 51 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2 और 3 है, 2,3 तथा त्रिज्या कितनी है, 5 है। तो जब वृत्त में इसका केंद्र कितना दिया है, केंद्र दिया है 2,3 और त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दिया है 5, त्रिज्या दिया है 5। तो इस चीज़ को आप समझिए, जब किसी वृत्त का समीकरण ज्ञात करना होता है, केंद्र और त्रिज्या दी होती है, तो हमारे पास वृत्त के समीकरण का फार्मूला होता है। वृत्त का समीकरण का फार्मूला कब होता है, जब केंद्र और त्रिज्या दिया हो, तो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। जब उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र दिया हो h और k, और a क्या होती है, त्रिज्या मानते हैं। तो केंद्र इसमें h और k की वैल्यू कितना दिया है, h की वैल्यू 2 दिया है, k की वैल्यू 3 दिया है, और त्रिज्या को हम लोग क्या नाम देते हैं, मानते क्या है, a। तो ये होता है वृत्त का समीकरण जब केंद्र h, k है और त्रिज्या a है। तो हमें इसमें सिंपली पुट कर देना है, चेक कर लेना इन जो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। तो भैया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, h की जगह हमने 2 रख दिया, और y माइनस k की जगह कितना रख दिया, हमने 3 रख दिया। 3 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कह दें और चाहे 25 कह दें। चेक करते हैं कि यहाँ इसमें कौन सा आंसर सही है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको जो सेकंड दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो जब भी आपको केंद्र और त्रिज्या दी हो तो वृत्त के समीकरण का ये फार्मूला आप एक जगह नोट कर लीजिए और लिख लीजिएगा फार्मूले में कि वृत्त का समीकरण जब केंद्र और त्रिज्या दी हो। केंद्र को हम लोग इन जनरल h, k मानते हैं और त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं।
तो ये होता है, इसमें एच, के और ए की वैल्यू पुट कर देनी होती है। अगर ये ब्रैकेट फार्म में दिया है तो ब्रैकेट फार्म में, अदरवाइज ये ओपन फार्म में लिखा होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन कर देते हम, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें चेक करना होगा कि हाँ, हमें ऑप्शन जो हमें दिया है वो ब्रैकेट फार्म में दिया है कि ओपन फार्म में दिया है। तो जिस भी फार्म में, तो फिलहाल इसमें ब्रैकेट फार्म में दिया था तो हमने डायरेक्ट ये वाला फार्मूला आपको इसका सोल्यूशन बता दिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 52 है, इसको रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, वृत्त के वृत्त का जो समीकरण होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है जर्नल इक्वेशन, एक होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो जो इसका जर्नल इक्वेशन होता है सर्किल का, जो क्वेश्चन नंबर 52 आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका जर्नल होता है, जर्नल फॉर्म ऑफ सर्किल। सर्किल की इक्वेशन का ये जर्नल फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जर्नल फॉर्म। तो ये होता है, और पूछ रहे हैं कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक वृत्त को निरूपित करता है तो केंद्र क्या होगा। और जब जर्नल फॉर्म इस फॉर्म में होता है तो इसका जो सेंटर होता है, सेंटर मतलब केंद्र, सेंटर जो इसका होता है वो क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ। आप इसको भी नोट कर लीजिए कि इस जो सर्किल की इक्वेशन होती है उसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 51 में बताया है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहाँ पर h और k इसका क्या होता है, सेंटर होता है, और a इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। और ये इसका जर्नल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है। और जब जर्नल फॉर्म होती है तो जर्नल फॉर्म में सेंटर क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ। और अगर आप फार्मूला नोट ही करना चाहते हैं तो आप रेडियस के लिए भी नोट कर लीजिए कि रेडियस इसकी क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होती है इसकी रेडियस। तो ये हुई इसकी जर्नल फॉर्म सर्किल की इक्वेशन की, और उसका सेंटर ये होता है, रेडियस ये होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में सेंटर के बारे में, केंद्र के बारे में पूछा गया है, तो हमारा ये वाला जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है माइनस जी गामा माइनस एफ, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक, इसको रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। व्यास यानी एक सर्किल है, इसके जो व्यास है उसके जो सिरे हैं इसको हम x1 y1 मान लें और इसको हम x2 y2 मान लें, x2 y2। तो ये व्यास जो है इसका एक सिरे का निर्देशांक x1 y1 दिया है, एक सिरे का निर्देशांक x2 y2 दिया है। तो जब भी वृत्त का समीकरण पूछा जाए, अब ये भी फार्मूला आप एक जगह नोट कर लीजिएगा कि जब आपसे वृत्त का समीकरण पूछा जाए और व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू होता है 0। ये होता है जब हमको जो व्यास है यानी कि जो डायामीटर है, डायामीटर जो भी है, इधर वाला जो डायामीटर है उसका जो एंड पॉइंट इधर का है और एंड पॉइंट जो इधर का है, इसका अगर आपको निर्देशांक दिया हो यानी कोऑर्डिनेट दिया हो और इसका अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया हो, तो जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए होते हैं यानी कि जो डायामीटर होता है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो सर्किल की इक्वेशन का ये फार्मूला होता है। फिलहाल जो क्वेश्चन है उसमें दिया है सिरों के निर्देशांक -2, 3 है और 4, -5 है, यानी कि x1 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है -5। उठा के इसमें हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, और पुट करने के बाद इसको ओपन फॉर्म में लिख देना है। तो x माइनस x1 की जगह कितना है -2, तो ये हो जाएगा +2, x माइनस x2 की वैल्यू है 4, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और y माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -5, तो ये +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको केवल अब देखिए ये ब्रैकेट फॉर्म में तो इसमें आंसर दिया नहीं है,
तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम थोड़ा शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x का x से गुणा हुआ x स्क्वायर, यहाँ -4, ये +2, ये -2x हो जाएगा, -8, y का y से गुणा हुआ तो y स्क्वायर, ये +5y, यहाँ -3 तो +2y बचेगा, और -15। आप आराम से इसको गुणा करना जानते ही होंगे कैसे गुणा किया जाता है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखा जाए इन जनरल फॉर्म, तो पहले क्या लिखा जाएगा, x स्क्वायर, फिर क्या लिखा जाएगा, y स्क्वायर, फिर x वाला नंबर आएगा, फिर y का नंबर आएगा, और इसको कांस्टेंट को ऐड कर लो, -8 और -15, -23 होगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चेक करते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 2y -23 बराबर 0। इसका मतलब इसका जो सेकेंड नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आप एक जगह जहाँ भी आप फार्मूला नोट कर रहे हो वहाँ पर लिख लीजिए कि अगर व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों तो वृत्त के इक्वेशन का ये इक्वेशन होता है, मतलब जो सर्किल होती है उसका इक्वेशन ये होता है, जहाँ पर x1 y1 इसका ये इधर वाले एंड पॉइंट हैं, इधर वाला एंड पॉइंट है, और x2 y2 इधर वाला एंड पॉइंट है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसको रब कर दे रहे हैं, फार्मूले आप एक जगह नोट करते रहिएगा। हम क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूले जो भी हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन और फार्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है, अगर केंद्र मूल बिंदु है तो वैसे ही तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और जो इसमें क्या केंद्र होता है, h और k केंद्र होता है, और a इसका क्या होता है, इसकी त्रिज्या होती है। तो केंद्र जो दिया है वो मूल बिंदु दिया है। मूल बिंदु का मतलब अंग्रेजी में इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन मतलब 0,0, तो यानी h की जगह भी आप 0 रख दो, सीधे सीधे बता दें आपको, और k की वैल्यू भी हमें क्या रख देना है, 0। बस इसी को सॉल्व कर लें, काम खत्म। तो भैया x में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, y में से 0 घटाएंगे स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और बराबर a स्क्वायर। तो जब हमारा सेंटर ओरिजिन होता है यानी कि केंद्र मूल बिंदु होता है तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, आज के लेक्चर का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका हमसे पूछा गया है सेंटर क्या होगा, सेंटर यानी केंद्र। और अभी हमने आपको बताया था कि ये जर्नल फॉर्म होती है, दो ही टाइप के होते हैं रिप्रेजेंट करने के, सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत आपको क्लियर होना चाहिए कि सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, एक स्टैंडर्ड और एक जर्नल। स्टैंडर्ड में कौन आता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड होता है तो आपका सेंटर क्या होता है, एच कामा के आपका सेंटर होता है और ए आपकी रेडियस होती है। ये आपने एक जगह नोट कर लिया, लिख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो उसको आप लिख जरूर लीजिए। और जो जर्नल होता है वो होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। और जब ऐसा होता है, जर्नल फॉर्म में लिखा होता है, तो उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ। और जो रेडियस अभी आपको बताया था कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो फिलहाल हमसे इसके बारे में पूछा जा रहा है, इस वाले के बारे में। तो हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। ये आपने लिख ही लिया होगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो जब भी भैया हमें जी और एफ की वैल्यू मिल जाए इससे तो काम खत्म। तो पहले इसकी कंपैरिजन करना पड़ता है हमको, जो स्टैंडर्ड जर्नल इक्वेशन होती है उससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx क्या होता है, 2gx होता है। 2g, x का मल्टीपल क्या है, 2g। तो यहाँ पर लिखा हमने 2g, और यहाँ पर x का मल्टीपल कितना है, 4। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया, 2 मिल जाएगी। g की वैल्यू तो मिल गई। अब आगे 2fy होता है, 2fy। तो y का मल्टीपल क्या मिला, 2f। तो यहाँ लिख दें 2f। और यहाँ पर देखें y का मल्टीपल कितना है, -4 है। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी मिली, -2। बस हमारा g और f से मतलब था। तो इसका जो सेंटर बनेगा, सेंटर यानी कि केंद्र बनेगा, वो केंद्र क्या बनेगा, क्या होता है, जो g आया है उसमें माइनस लगाओ। g क्या आया है, 2 आया है, उसमें माइनस लगाया तो -2 हो गया। यहाँ पर -f, तो f जो आया है उसके पहले हमें माइनस लगाना है। f आया है -2, और जब माइनस लगाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन आपको जो लिखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा -2,2। तो -2,2 अगर आप थोड़ा भी मिस किए माइनस प्लस में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन देखिए एक बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का इफेक्ट है इसमें।
तो -2, इसका मतलब 4th नंबर जो ऑप्शन इसका दिया है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हमने इंटीग्रेशन की डिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो सर्किल की हमने जो फार्मूले बताए हैं कि इक्वेशन क्या कितने तरीके होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।